रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाब वाला लेक्चर नंबर 58 हो गया और सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ये लेक्चर नंबर हो गया 4। ठीक है, तो लास्ट वीक की भी थोड़ी सी कसर पूरी करेंगे। ठीक है, और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बिज़ी हो गया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था सी रिस्क का, विच आई हैव पास, सो गुड न्यूज़ फॉर मी एंड यू। शुरू करते हैं आगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कैचअप करते हैं। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को हमने देखा, हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का अंदाज़ा लगाया, सिक्योरिटी चेकलिस्ट देखी। ठीक है, इस लेक्चर के एंड पे मेरे ख्याल में मैंने निकाल दी है। CMMI देखा, ठीक है, जो मेच्योरिटी मॉडल थे। और उसके बाद हमने बात की चेंज मैनेजमेंट की और डेवऑप की। तो लास्ट लेक्चर में हमने डेवऑप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और हम थोड़े से आउट ऑफ द वे जाके हमने उसको स्टडी किया था। ठीक है, तो आगे अब चलते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर जो है हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है। आइदर वो कंपनी अपने लिए बना रही है, अपने पार्टनर्स के लिए बना रही है, या सेल करने के लिए बना रही है। ठीक है, वो कंपनी urduitacademy.com हो सकती है। ठीक है, हम लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, और वो कंपनी जो सी है कोई गेमिंग कंपनी हो सकती है, वो बैंकिंग कंपनी हो सकती है, बैंक हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोई ऐसी कंपनी जो सॉफ्टवेयर सेल करती है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मेथोडोलॉजी है वो लाइक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है कि अगर आपने बिल्डिंग शुरू की है तो आप चाहते हैं कि आपकी बिल्डिंग की जो बुनियादें हैं वो अच्छी हों। अगर बुनियादें अच्छी नहीं है तो उसके ऊपर जितनी खूबसूरत मर्जी बिल्डिंग बना लें वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, तो उसके लिए 1970s के अंदर ना एक लीनियर प्रोसेस आया जो कि बहुत फेमस था। वॉज कॉल्ड वाटरफॉल मेथड। वाटरफॉल मेथड ये होता है कि एक लीनियर प्रोसेस होता है। इसके अंदर ना एक चीज़ की कमी है कि ये वापस इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, दोनों साइडों पे वो होते हैं कि आपने रिक्वायरमेंट इकट्ठी की, उन्होंने कहा जी सारी रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर लो जितनी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। जब वो सारी रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर लोगे उसके बाद आप डिज़ाइन फेज में जाओगे। अगर डिज़ाइन में आ गए तो अब आप रिक्वायरमेंट इकट्ठी नहीं कर सकते। अगर आप बीच में रिक्वायरमेंट आ गई तो बहुत मसला हो जाएगा। तो ये जो मेथड था 1970s में, हम इसे कहते थे ये बहुत रिजिड मेथड था, ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करता। अगर बीच में इन द मिडल ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस आप कहो जी हाँ जी अब चेंज आ गया, तो कहेगा रिक्वायरमेंट में क्यों नहीं बताया था। ठीक है, अब डिज़ाइन कंप्लीट होगा फिर अगले फेज में जाएगा या फिर वापस जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो वाटरफॉल मेथड जो है ना वो एक ऐसी पैराडाइम में सिट करता है जिसे कहते हैं नॉन इटीरेटिव मॉडल। ठीक है, इटीरेशंस नहीं है। ठीक है, इटीरेशन से मुराद तकरार जिसे हम कहते हैं। ठीक है, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी नॉन इटीरेटिव इज प्रेफर्ड फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट। कि नॉन इटीरेटिव मॉडल प्रेफर्ड है सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अंदर क्योंकि सिक्योरिटी चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह अब इसी मॉडल के अंदर एक और मॉडल आया जिसने डेमियन जो आइटल के अंदर हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, प्लान डू चेक टेक्ट मॉडल। ठीक है, ये स्पाइरल मॉडल है, इसकी ये एग्जांपल है। और इसके अंदर जौन से हैं 4 प्रोसेस हैं। डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव, उसके बाद रिस्क असेसमेंट करना है, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड देन बिगन। ठीक है, प्लान डू चेक टेक। मगर इसमें जो से हैं वो राउंड्स हैं। ठीक है, कि एक एक सर्कल हुआ, एक प्रोटोटाइप हो गया, प्रोटोटाइप 2 किया, प्रोटोटाइप 3 किया, प्रोटोटाइप 4 किया, फिर डेवलपमेंट शुरू की, डेवलपमेंट 1, डेवलपमेंट 2, डेवलपमेंट 3, डेवलपमेंट 4। हर प्रोसेस को सर्कल्स में करना शुरू कर दिया। इसमें भी सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी हर प्रोसेस के अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। रिस्क ड्रिवन मॉडल है। ठीक है, स्पाइरल मॉडल। ठीक है, इसमें आप रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं हर चीज़ में। मैंने रिसेंटली रिस्क का एग्जाम दिया तो मुझे पता है। अच्छा, उसके बाद एक और टाइप ऑफ मॉडल आया 70s 80s के दरमियान, क्लीन रूम। ठीक है, डिफेक्ट प्रिवेंशन करना है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ डिफेक्ट रिमूवल, आप क्लीन रूम मॉडल है, नॉट वेरी फेमसली यूज्ड। वाटरफॉल मेथड मोस्ट कॉमनली यूज नहीं होता आजकल के ज़माने में। ठीक है, आजकल के टाइम पे एक मेथड यूज़ होता है। ठीक है, मगर उससे पहले इफ प्रोजेक्ट है स्टडी कैन नॉट गो बैक एंड मेक चेंजेस। ठीक है, ये रिजिड मॉडल है वाटरफॉल मेथड। ठीक है, कि अगर कोई चेंज आपको रिक्वायर्ड है इन द मिडल तो फिर नहीं है। इसके अंदर अक्सर रिक्वायरमेंट होती है कि घर का एक ब्लूप्रिंट बन गया, अब आपने जो सा है वो लिविंग रूम के अंदर जो सा है जो वॉल सॉकेट पॉइंट्स थे 2 और जगह पे कराना ही नहीं, ब्लूप्रिंट बन गया है, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, अब हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, या अगर चेंज करना हो तो वो चेंज कंट्रोल प्रोसेस है, कुछ वेरिएशंस आ गई हैं अब। ठीक है, मगर अब बहुत सारी कंपनीज जो सी हैं वो इसकी बात नहीं करती। अब हर बंदा जो सा एक प्रोसेस मॉडल जिसे हम कहते हैं एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसकी बात करता है। ठीक है, एजाइल सॉफ्टवेयर मॉडल बहुत फेमस है। अनफॉर्चुनेटली मैं हैरान हूँ आपकी बुक ने उस चीज़ को डिस्कस क्यों नहीं किया। एजाइल प्रोसेस मॉडल जो सा है ये अब बहुत मॉडर्न कंपनीज यूज़ कर रही हैं। इनका मैनिफेस्टो है। ठीक है, मैं एक पेज खोलूँगा अभी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लोड किया हुआ है। ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेक्शन जो सी है वो इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू
कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। अब आप कह रहे होंगे जो आप लोग डिग्री प्रोग्राम करके आए, यार डॉक्यूमेंटेशन तो बड़ा जोर देते हैं, फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम, उन्होंने कहा भूल जाओ भाई, डॉक्यूमेंटेशन, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन बनानी, विकी बनानी, सारा कुछ। आपके इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन इज़ अ की थिंग, ठीक है। दूसरी बात वो जो कहता है, वो कहता है वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर अ डॉक्यूमेंटेशन एग्जॉस्टिव, ठीक है, कि आप बजाय इसके कि 5,000 पेजेस के 15 डॉक्यूमेंट्स बना दें, आपने वर्किंग सॉफ्टवेयर बनाना है, इस पे आपने फोकस करना है, आपने डॉक्यूमेंट राइटिंग पे नहीं करना। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी फेवरेट है, कि कस्टमर कोलैबोरेशन। आपने कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन करना, बजाय इसके कि आप उसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में साल हो जी, उन्होंने 15 दिन आस्ते हर हफ्ते हर महीने में 15 दिन हमारे लिए काम करेगा, उसने कहा भूल जाओ, कस्टमर कोलैबोरेशन करनी है, ठीक है। और फिर रिस्पॉन्स टू चेंज, दिस इज़ द की थिंग, क्योंकि आजकल की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मार्केट में हर वक्त चेंज आ रहा है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम लोग एक ऐप बना रहे हैं, और ऐप के अंदर हम जी यूज़र को कहते हैं कि ये आप चीज़ें बाय कर सकते हो। मैं कहता हूँ नहीं यार, अब चीज़ें बाय के अलावा मैं चाहता हूँ यूज़र किस लोकेशन पे बैठा हुआ है, कौन सी डिवाइस से डाटा कलेक्ट कर, अब ये चेंज आ गया, ठीक है। अब सब एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड जो इस चेंज को एक्सेप्ट कर सके, वो मेरे लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर मॉडल होगा, ठीक है। सो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू चेंज, फॉलोइंग अ प्लान, बजाय इसके कि आप प्लान को फॉलो करो। लास्ट डॉक्यूमेंटेशन में हमने रिक्वायरमेंट गैदर की और उसके बाद ब्लू प्रिंट पे काम करना शुरू, उसने कहा चेंज जी, घर वाले को कहता है सॉकेट चेंज करने, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। अगली जो स्टोरी है या अगले जो स्क्रम है या जो भी मीटिंग है, एजाइल की बहुत सारी टर्म्स हैं, रियली गुड सर्टिफिकेशन। मैं बल्कि किसी को ढूंढ रहा हूँ कि कोई उर्दू IT अकेडमी पे एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ा दे, ठीक है। इट्स अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप की सर्टिफिकेशन, इट्स नॉट अ हार्ड कोड प्रोग्रामिंग थिंग, ठीक है। तो टू फॉलो अ प्लान, इस पे जाने से पहले मैं ज़रा आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये एजाइल मैनिफेस्टो है, ठीक है, मैनिफेस्टो ऑफ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, एजाइल manifesto.org। इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर द प्रोसेस, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर द कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर कोलैबोरेशन, रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज, ठीक है। ये की इंपॉर्टेंट थिंग है। और उसके बाद 12 प्रिंसिपल हैं एजाइल सॉफ्टवेयर के। और मज़े की बात ये है कि ये उर्दू, फारसी, अरबिक और हिंदी शिंदी सारी लैंग्वेजेस के अंदर है, ठीक है। तो अभी तो इंटरनेट कनेक्शन मैंने बंद किया हुआ है रिकॉर्डिंग के दौरान। अच्छा, प्रिंसिपल बिहाइंड द एजाइल मैनिफेस्टो, अब ये 12 प्रिंसिपल है, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी टू सेटिस्फाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंज वो होनी चाहिए फुलफिल, चेंज रिक्वायरमेंट, ठीक है, चेंजेस को, डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ कपल ऑफ वीक्स टू द कपल ऑफ मंथ, ठीक है, कपल ऑफ वीक्स एंड मंथ। एक साल का प्रोजेक्ट नहीं है एजाइल चला रहा, ठीक है, ये 15 दिनों के अंदर, फोर्टनाइटली, वीकली, ठीक है, इस तरह की डेवलपमेंट है, ठीक है, एजाइल डेवलपमेंट मेथड एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, इसका कंपैरिजन किया हुआ, आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया हुआ। एक इटरेटिव मॉडल होता है, एक नॉन इटरेटिव मॉडल होता है, और एक एजाइल, ठीक है। अब ये बुक के अंदर नहीं था तो मैंने थोड़ा सा ऐड अप कर दिया, ठीक है। उसके अंदर 3-4 पॉइंट्स में जो सा है वो पॉइंट आउट करूँगा कि क्वालिटी फोकस फ्रॉम एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड एंड टेस्ट के हिसाब से होती है। इटरेटिव मॉडल जो सा है हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ हो गया, बिटवीन एनालिसिस और डिज़ाइन के फेज में हो जाता है। क्वालिटी फोकस ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ SDLC एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। इसी तरह कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट के अंदर लेसन लर्न फ्रॉम अ प्रीवियस स्प्रिंट इंप्लीमेंट टू द नेक्स्ट स्प्रिंट। स्प्रिंट एक छोटा सा सर्कल होता है कि अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है, इसको इंप्लीमेंट करना है। अगले स्प्रिंट को जब 5 या 7 या 10 दिन, जितने दिनों के बाद ही आप स्प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो फिर स्प्रिंट पे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ख्याल में डेली भी होता है स्प्रिंट, ठीक है। और कस्टमर फीडबैक एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, एट द एंड ऑफ एवरी स्प्रिंट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट अगर एक साल के बाद कस्टमर कहता है फजूल सॉफ्टवेयर बनाया था, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका स्प्रिंट एवरी डे चल रहा है तो आप जो सा है डेली बेसिस पे फीडबैक ले सकते हैं। 7 दिन के बाद चल रहा है, जिस तरह भी है। एट द एंड ऑफ इटीरेशन, ये इटीरेशन बेस्ड है कि एक पूरे राउंड के बाद आप दोबारा उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बजाय इसके कि हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए, अदर मेथड्स एंड मॉडल्स भी आपकी बुक ने यूज़ किए हैं। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड मैनी पीपल आर वर्किंग ऑन इट। मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी यूज़ करती, मैंने कभी नहीं सुना। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, ठीक है, कि कंपोनेंट बेस्ड लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टाइप की प्रोग्रामिंग के कंपोनेंट पे आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक पे फोकस कर रहे हो, एक स्पेसिफिक ब्लॉक के ऊपर फोकस कर रहे हो। जब वो बन गया तो बहुत सारे ब्लॉक्स को आप आपस में कंबाइन कर सकते हो। रीयूजेबिलिटी मॉडल, रीयूज मॉडल, लाइक पुराने कंपोनेंट्स को रीयूज कर सकते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ना एजाइल के अंदर भी यूज़ होती है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होती है कि बस आप जो सा है रिक्वायरमेंट गैदर करते हो और कोड राइट करना शुरू कर देते हो, दैट्स इट, ठीक है। वी आर गोइंग टू ट्राई समथिंग कॉल्ड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ठीक है। फर्स्ट, pick up a partner. The two of you will work for one computer for 40 hours a week.
ठीक है, दैट इज़ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। ठीक है, दो बंदे एक कंप्यूटर के ऊपर काम करेंगे। द न्यू सिस्टम इज़ अ मिनट ओल्ड एंड आई हैव ऑलरेडी हिट एवरीवन। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग लाइक वो पट्टी बांध लेते हैं रेम्बो की तरह और प्रोग्रामिंग कोडिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बड़ा फास्ट टाइप ऑफ कोडिंग है। आई सॉर्ट ऑफ लाइक इट, मगर थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट में ये काम नहीं करती। अच्छा, अब हम प्रोग्रामिंग से हट के डेटाबेस, डेटा वेयर हाउसिंग एनवायरनमेंट में जाना शुरू हो गए। ठीक है, अच्छा, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ी सी अपनी साइड रिसर्च ज़रूर कीजिए, क्योंकि CISSP की बुक आपको 1 पेज 2 पेज 3 पेजेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। आप जब स्टडी कर रहे होंगे टूवर्ड्स द एग्जाम, बुक पढ़ें, मेरे टॉपिक्स देखें और उसके बाद थोड़ी सी और फर्दर रिसर्च करें। ठीक है, अर्ली डेटाबेस सिस्टम थे, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ के एड्रेसेस थे। अब एम्प्लॉयज़ के एड्रेसेस से फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि आपके जो उनसे है आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका घर का एड्रेस। अब आपका घर का एड्रेस पेरोल के पास है, ठीक है, आपका घर का एड्रेस HR के पास है, आपका घर का एड्रेस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, और भी 4-5 जगहों पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो एक सिंगल इंफॉर्मेशन है वो डुप्लीकेशन हो रही थी। ठीक है, और बजाय इसके कि वो स्टोरेज वेस्ट करती है जिसका नो बडी इज़ कंसर्न अबाउट इट, बट इनकन्सिस्टेंट डाटा हो सकता है। थोड़े अर्से बाद मैंने घर मूव किया, मैंने HR को ईमेल की और मैं पेरोल को ईमेल करना भूल गया। मेरी पे स्लिप जो सी है मेरे पुराने एड्रेस पे जा रही है, या मेरी पेंशन की स्लिप पुराने एड्रेस पे जा रही है। ये एक इशू होता था। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आए, स्वीट ऑफ एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशंस होती थी उसके अंदर, और वो बड़े परसिस्टेंट डाटा को मैनेज करते थे। ठीक है, डेटाबेस क्या हुआ कि जिसमें कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी कर ली। ठीक है, तो और उसके बाद हमने उसको डिफरेंट एप्लीकेशन के ज़रिए हुकअप कर दिया। 1980s के अंदर जो सा रिलेशनल डेटाबेस आ गई, और 1919 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आ गई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या, आप उसमें ऑब्जेक्ट सेव कर सकते थे। रिलेशनल डेटाबेस में आप डाटा सेव करते थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ऑब्जेक्ट सेव कर सकते थे। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस, और आप फिर वो फंक्शंस को कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, मेजर एलिमेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का के क्या होते हैं? डेटाबेस इंजन होता है, ठीक है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और यूज़र होता है। ठीक है, वैसे डाटा भी होना चाहिए, मेरे ख्याल में वो डेटाबेस इंजन के अंदर डाटा डाला हुआ है। ठीक है, मगर DBMS सिस्टम पूरी का पूरा ये होता है, डाटा तो फिर आप बाद में थ्रू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फीड कर सकते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइक सॉर्ट ऑफ 5000 फुट व्यू है कि 1960s के अंदर जो सा है वो नेटवर्क मॉड्यूलर डेटाबेस हियरार्किकल मॉडल, 70s के अंदर जो सा है वो वाइट पेपर हुआ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के ऊपर, 1980s के अंदर जो सा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, एंटिटी रिलेटेड डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड SQL वेयर हाउसिंग आ गई। 1990s के अंदर जो है बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में लोगों ने बात करनी शुरू कर दी, इंटरनेट बहुत फेमस हो गया। अब 2000 के अंदर 3 किस्म के स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए। एक नो SQL, ठीक है, कि भाई उसके अंदर SQL टाइप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड SQL और SQL टाइप की, और जो नॉन SQL टाइप की चीज़ें थी उसमें गूगल बिग टेबल, MongoDB टाइप की चीज़ें, और उसी के ऑपोजिट एक चीज़ शुरू हुई विच इज़ कॉल्ड हडूप, जिसे बिग डाटा का नाम देना शुरू कर दिया। और उसके बाद अब फ्यूचर जो सा है वो मेरे ख्याल में SQL से भी हट जाएगा, और आर्टिफिशियल बिजनेस इंटेलिजेंस की जिसकी हम बातें कर रहे हैं कि आपकी कंपनीज को पता होना शुरू हो जाएगा कि भाई आपके गैप्स कहाँ पर है। ठीक है, मार्केट के अंदर वी विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ फीचर ऑफ द डेटाबेसेस और पास्ट। ठीक है, कि फ्लैट फाइल सिस्टम से हम निकल के DBMS के ऊपर आए, रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर आए, फिर हमने ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेसेस बनाई, फिर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज लिखनी शुरू कर दी, और उसके बाद हम इवेंचुअली नॉन SQL की तरफ चले गए कि क्यूरी लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो डेटाबेस मॉडल शुड प्रोवाइड। अब डेटाबेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप यूज़ करना क्यों चाहते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस जो भी आप डेटाबेस चूज करें वो आपको 3 या 4 चीज़ें देनी चाहिए। ट्रांजैक्शन परसिस्टेंस, ठीक है, परसिस्टेंट होना चाहिए डेटाबेस कि अगर आपने ट्रांजैक्शन की और ट्रांजैक्शन करने से पहले जो स्टेट थी डेटाबेस की, उसी स्टेबल स्टेट के अंदर वापस आ जाए डेटाबेस। ठीक है, ट्रांजैक्शन परसिस्टेंट कि उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन करे तो वो डेटाबेस को ख़राब ना करे। फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिकवरी कि अगर उसमें फॉल्ट आ जाए तो वो रिकवर हो अवॉइड कर सके किसी फॉल्ट को, और रिकवरी भी कर सके। ठीक है, अब इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना मुश्किल हो गया। शेयरिंग मल्टीपल यूज़र शेयर कर सके, और सिक्योरिटी कंट्रोल, तभी CISSP में पढ़ रहे सिक्योरिटी कंट्रोल। और मेरे नज़दीक मैं जब कंपनीज में बात कर रहा होता किसी बंदे से, तो मैं उससे पूछता हूँ यार आपका डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहता है अच्छा यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। मैंने कहा आपके पास कोई डाटाबेस है या नहीं?
हाँ डेटाबेस है, उसमें हम अपने तमाम यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन रखते हैं। वेरी गुड, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई नीड टू स्टार्ट। तो फिर मैं उनसे बात करना शुरू करता हूँ ये डेटाबेस कितनी क्रिटिकल है, इसमें किस किस किस्म की इन्फॉर्मेशन रखी है। तो अभी तक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ डाटा कलेक्ट होता है, डाटा स्टोर हो रहा होता है डेटाबेस में, या आप अब मॉडर्न क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग में मोंगोडीबी की बात कर लें, रेड शिफ्ट की बात कर लें, सॉर्ट ऑफ डाटा वेयर हाउसिंग टेक्नोलॉजीज हैं ये, ठीक है। एज्योर के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत कुछ आ गया अभी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सेंसिटिव हाईली कंपेटिटिव डाटा और कंपनी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन होता है अगर ये डाटा लीक हो गया तो क्या कॉन्सिक्वेंस है, फिर वो मुझे असल स्टोरी पता चलनी शुरू होती है कि कितना क्रिटिकल डाटा, अब इस पर कितने सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाने हैं, ठीक है। तो SQL वॉज डेवलप्ड बाय एन IBM इंटरनेशनल। उस पर जाने से पहले ये अगर आपको याद हो, ये मैंने पिक्चर लिया अपने MCDBA की, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जब हमने SQL सर्वर 2000 पढ़ा था, ये तकरीबन 2000 की तकरीबन बात थी, 2000 के 17 साल पहले, ठीक है। SQL वॉज डेवलप्ड बाय IBM। तो मुझे अच्छी तरह याद है हमने SQL डेवलपमेंट का पेपर दिया था, जिसका बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था SQL होती क्या, वो तो डिग्री प्रोग्राम में पढ़ी हुई थी, थोड़ा सा अंदाजा था। एनीवे, SQL वॉज डेवलप्ड बाय IBM एंड इट्स एन ISO स्टैंडर्ड, ठीक है, और NC स्टैंडर्ड है। कंपोनेंट ऑफ डाटा बेस यूजिंग एन SQL आर कि SQL जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, कि क्यूरी कैसे करनी है डेटाबेस को, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरीज होती हैं, ठीक है। डाटा डेफिनेशन मेरे ख्याल मैंने अगली स्लाइड में डाली हुई है। तो उसके अंदर जो सा है स्कीमास डिफाइन करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, अगर आप कभी भी DBA से बात करें वो स्कीमा का वर्ड जरूर यूज़ करेगा। तो स्कीमा से ये समझना है कि स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है, इंक्लूडिंग एनी एक्सेस, ठीक है। टेबल्स की बात होती है, टेबल जो से हैं एक स्लाइटली बिगर एंटिटी होती है एज़ कम्पेयर टू अ रिकॉर्ड या रैकेट जिसे कहते हैं, और उसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज सेव हुई होती हैं, ठीक है। कॉलम्स एंड रोज ऑफ डाटा आर कंटेन्ड इन अ टेबल, के एक टेबल के अंदर कॉलम्स एंड रोज ऑफ डाटा पड़े हुए होते हैं, ठीक है। डाटा कुछ भी हो सकता है, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। अब बहुत सेंसिटिव डाटा हो गया, PCI कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। फिर व्यूज़, व्हाट इन्फॉर्मेशन यूज़र कैन व्यू टू द टेबल। तो ये यहाँ पे एक यूज़र है, ठीक है, उस पर व्यू 1 अटैच है, और व्यू 1 इस टेबल के अंदर से चीज़ें देख सकता है, ठीक है, और मे बी हम उसे कहें रीड ओनली है, ठीक है। इधर ही व्यू 2 है, इसके ऊपर मल्टीपल यूजर्स हैं लाइक कनेक्ट हुए में, इसको व्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो सा है ये रीड एंड राइट कर सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अच्छा, SQL कंसिस्ट ऑफ 3 सब लैंग्वेजेस, ठीक है। SQL के अंदर 3 मल्टीपल लैंग्वेजेस होते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें आप DDL जिसे हम कहते हैं डेटाबेस बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, व्यूज़ बना सकते हो। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हो, इंसर्ट, एक्सट्रैक्ट, रिकॉर्ड, डिलीट, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें आप सिक्योरिटी कंट्रोल्स डिफाइन करते हो, ठीक है। DCL की एग्जांपल्स हैं कमिट, कि आपने जब चेंजेस किए तो आपने उसे कमिट करना है, जिससे वो सेव करना है। सेव पॉइंट, आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन विच कैन लेटर बी रोल बैक, कि आपने अच्छा इस पॉइंट पे वापस मैं रोल बैक कर सकता हूँ, ठीक है। और रोल बैक प्लान, और सेट ट्रांजैक्शन, चेंजिंग ट्रांजैक्शन इन विच रोल बैक सेगमेंट टू यूज़, के भाई इस रोल बैक तक वापस आना है मुझे, ठीक है, या इस सेव पॉइंट तक वापस आना है, ठीक है। ये DCL की लैंग्वेजेस हैं। ये बहुत हाई लेवल पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके ऊपर बहुत डिटेल जा सकते हैं, मगर आई थिंक माई एक्सपर्टीज आर नॉट एज गुड टू गो इन दैट डिटेल, और CISSP इज़ नॉट अबाउट दैट। आपको अच्छी तरह याद हो जब हमने CISSP की बात की थी, 2 इंचज़ डीप और 2 माइल्स वाइड, ठीक है। तो आप बीइंग अ CISSP आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, आपको स्कीमा का पता होना चाहिए, आपको रिलेशनल डेटाबेस का पता होना चाहिए, डेटाबेसिस टाइप्स का पता होना चाहिए, आपको DDL, DML, DCL नॉट रियली, वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट। अगर मैं आज अपने DBA के पास जाऊँ, इज़ द बेस्ट गाय इन द डेटाबेसिस, उसे अगर DDL, DML, DCL की बात करूँ तो वो कहेगा यार ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल्स आ गए। काफ़ी रीसेंट डेटाबेस मॉडल्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल स्टोर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सिर्फ रिकॉर्ड, ये काशिफ का नाम नहीं, उन्होंने ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड किए हुए, ठीक है, सेव किए हुए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल डजंट नेसेसरी रिक्वायर हाई लेवल लैंग्वेज लाइक SQL, ठीक है। यहाँ पे अब वो SQL की क्यूरी खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन विदाउट द लैंग्वेज ओवरहेड, नो SQL इज नीडेड। तो एप्लीकेशन वहाँ से ऑब्जेक्ट को कॉल करती है, और वो ऑब्जेक्ट कोई फंक्शन हो सकता है, कोई क्लास हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और वो फंक्शन परफॉर्म कर देता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल है, और उसका फ़ायदा ये SQL की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो है डेटाबेस इंटरफेस लैंग्वेजेस, ठीक है। लेगेसी एप्लीकेशन आपके पास है,
ठीक है, और डिफरेंट चैलेंजेस हैं और न्यू डेटाबेस एक्सेस रिक्वायरमेंट आ गई, तो उसके अंदर ODBC, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम नेशनल डेटाबेस में थे तो हम ODBC का कनेक्शन बनाया करते होते थे SQL डेटाबेस के साथ। इसी तरह आपने एक्सेल की शीट में डाटा पढ़ा, आपने उसको क्यूरी करना तो ODBC कनेक्शन चल सकता है, ठीक है। इसी तरह जावा डेटाबेस कनेक्शन है, XML है, और OLEDB टाइप के कनेक्शन है, ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये मल्टीपल डेटाबेस इंटरफेसेस हैं कि आपने अगर एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, इस एप्लीकेशन को इंटरफेस करना है टू द SQL डेटाबेस, तो ये इस तरह होगी, ठीक है। इसके लिए आपको ODBC, ठीक है, और JDBC, XML, OLEDB और ADO। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये इन 4-5 चीज़ों को पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एग्जाम में आए, ठीक है। तो आपको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि इन तमाम टॉपिक्स को सिर्फ एक दफ़ा नज़र मार लें और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये न्यू पार्ट ऑफ CISSP है, ठीक है। क्योंकि जब पुराने CISSP के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं पढ़ाती थी CISSP, मगर अब मॉडर्न डेज़ के अंदर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को इन तमाम चीज़ों से डील करना पड़ता है। ट्रस्ट मी, आई हैव डन दैट। तो आप लोगों को इन तमाम चीज़ों का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये क्या क्या काम करती हैं, ठीक है। कि OLEDB, JDBC को कहाँ यूज़ करते हैं, XML को कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, OLEDB को कहाँ पर यूज़ करते हैं, ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट्स। मगर अगर आप ये समझ लें हल्का सा एक पॉइंट, ठीक है, तो आप जो सा है आपके लिए काफ़ी होगा। मैं सोच रहा था कि मैं एक स्लाइड बना दूँ इनके बारे में, मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा काम दूंगा आपको। अच्छा, उसके बाद अब एक्सेस टू द डेटाबेस ओवर द इंटरनेट, ये बहुत कॉमन हो गया है कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन है, वेबसाइट पे एप्लीकेशन है, और मेरी एप्लीकेशन ने कनेक्ट करना है ओवर द इंटरनेट टू द डेटाबेस। उसके लिए बहुत सारे वेज हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन वे इज़ द APIs। आपकी बुक ने 4-5 और छोटे छोटे पॉइंट 4-4 लाइनों के लिखे हुए, वो आप खुद देखेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। APIs इस टाइम मोस्ट कॉमन हुई है, और APIs की भी 2 टाइप होते हैं, एक रेस्टफुल API है, ठीक है, और एक सोप है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोप को डिफेंड करते हैं, रेस्टफुल, मगर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों आर गुड, बोथ आर गुड। मगर बहुत सारी कंपनीज जो सी हैं रेस्टफुल API की तरफ जा रही है, तो आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड रेस्टफुल API, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि फ्रंट एंड आपके पास एप्लीकेशन है और वो बैक एंड डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ऑथेंटिकेट कर रही है, यूज़र को ऑथराइजेशन कर रही है, इंक्रिप्शन प्रोटेक्शन ऑफ डाटा कर रही है, अनऑथराइज एंट्री के बारे में की जा सकती है API के ज़रिए। इसलिए जब भी आपकी कोई एप्लीकेशन बना रहा है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, तो जब वो पेन टेस्टिंग टीम को देती हैं, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि API बेस्ड है। अगर API बेस्ड है तो हमें APIs की डिटेल चाहिए। अगर हमें APIs की डिटेल चाहिए तो हमें उसके साथ पैरामीटर्स भी चाहिए होते हैं, ताकि हम उसे टेस्ट कर सकें, ठीक है। और उसके लिए बहुत सारे टूल्स भी होते हैं, और बहुत सारे पेन टेस्टर्स को पता है मोस्टली, ठीक है। आप बीइंग CIS, तो यू शुड नो कि पेन टेस्टिंग का पार्ट होती है API टेस्टिंग। आपकी कंपनी की जितनी APIs हैं, आप नॉर्मली उसके बारे में एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट लिखते हो। आई एम वेरी इंक्लाइंड कि मैं वो डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, अगर वो कंपनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने कंपनी में साथ रहते हुए बनाई है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट के वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए कि अगर आप API डिज़ाइन करें तो आपने कैसे सिक्योर करनी है API, ठीक है। कुकीज़ को कैसे डील करना है, पैरामीटर्स को कैसे पास करना है, ठीक है। मोस्ट टिपिकल आर्किटेक्चर इज टू यूज़ अ 3-tier अप्रोच, ठीक है। 3-tier अप्रोच यूज़ की जाती है। प्रेजेंटेशन लेयर जो यूज़र को फ्रंट एंड पे नजर आ रही है, बिजनेस लॉजिक लेयर, बिजनेस लॉजिक ये कि डेट ऑफ बर्थ अगर आप किसी की यूज़ करें तो वो 200 साल एंटर ना कर सके, ये एक एग्जांपल है। और डाटा लेयर जहाँ पे आपकी डेटाबेस पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे डेटा इंटरेक्ट करता है आपकी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। दिस इज समटाइम रेफर एज अ इंटरनेट कंप्यूटिंग मॉडल, यानी ये जो 3-layer मॉडल है, ये इंटरनेट कंप्यूटिंग मॉडल हो सकता है, ठीक है। बिकॉज द ब्राउजर यू यूज टू कनेक्ट टू एन एप्लीकेशन सर्वर एंड देन द कनेक्शन टू द डेटाबेस। नॉर्मली क्या होता है कि कंपनीज जो सी हैं, अब इसमें 2 किस्म के मॉडल हैं, एक क्लाउड बेस्ड है, एक नॉन क्लाउड है। नॉन क्लाउड ये कि आपकी कंपनी की फायरवॉल है, ये आपका इंटरनेट कनेक्शन है, और अगर आपके दिन बुरे आ रहे हैं तो आपने अपने DMZ के अंदर एक सर्वर रखा हुआ है जो वेब सर्वर है, ठीक है। फिर आपने वेब सर्वर से एक और जगह के लिए SQL सर्वर की पोर्ट्स खोली हुई है, 1433 मेरे ख्याल में होता है, ठीक है। तो ये यूज़र का वेब ब्राउज़र है, ये आपकी एप्लीकेशन है, और ये डेटाबेस है, ठीक है। प्रेजेंटेशन बिजनेस लॉजिक वुड नॉर्मली सिट हेयर, ठीक है, और उसके बाद डाटा लेयर, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन क्लाउड बेस्ड क्या है कि अगर अल्लाह भला करे उसे क्या कहते हैं हम लोग, VPC कहते हैं मेरे ख्याल, VPC प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। पब्लिक पार्ट के अंदर आपने सर्वर रख दिया, और प्राइवेट पार्ट के अंदर आपकी डेटाबेस है, जैसे MongoDB चल रही है या कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो यूज़र कनेक्ट करेगा एप्लीकेशन के साथ और एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ 3-tier अप्रोच मॉडल। डेटाबेसेस, मेटा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग मेटा डाटा के बारे में बात करते हैं। मेटा डाटा की डेफिनेशन है डाटा अबाउट डाटा। डाटा अबाउट डाटा क्या, बड़े लोगों को कन्फ्यूजन होती है उसकी। मैं बहुत कॉमन एग्जांपल ये लेता हूँ, मैं पिक्चर पहले अपलोड करने लगा, मैं मसला ना हो जाए। फेसबुक के ऊपर आप यूजर्स को टैग करते हैं, उसकी तस्वीर को क्लिक किया, टैग किया, वो जो तस्वीर है वो डाटा है, और उस तस्वीर का जो नाम है वो मेटा डाटा है, ठीक है। ये जो शू वेयर है, मैं पिछले दिनों ट्रेनर ढूंढ रहा था अपने लिए,
ठीक है, गो के मैंने कुछ नहीं करना उनसे ये शूज़ है, और इनके बारे में जो मेटा डाटा है वो है ये, ठीक है, कौन से ब्रांड है, साइज़ क्या है, न्यूट्रल है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये मेरी फाइल है ISC2 कोड ऑफ एथिक्स की, और ये तमाम मेटा डाटा है इसका, ठीक है, दिस इज़ मेटा डाटा, ठीक है। और मेटा डाटा इज़ वेरी यूजफुल फॉर द बिजनेस, ठीक है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द अनसीन रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा, एबिलिटी टू कोरिलेट द डाटा, कि आप कोरिलेट कर सकते हो कि कितनी कितनी चीज़ें हैं जो मेरी 5 स्टार रेटिंग की हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है, तो आप बिजनेस इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। की टू अनलॉक अ क्रिटिकल हाईली इंपॉर्टेंट डाटा इनसाइड द डाटा वेयर हाउस, और डाटा वेयर हाउस के अंदर आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम डाटा वेयर हाउस की। डाटा वेयर हाउस पे हल्का सा वो कर लेते हैं कि डाटा वेयर हाउस इज़ अ मैसिव रिपोजिटरी ऑफ द डाटा दैट यू कलेक्ट, ठीक है। बहुत बड़ी रिपोजिटरी है जिसमें आपने बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया हुआ है, और उससे आप क्या कर सकते हो, डाटा माइनिंग कर सकते हो। डाटा माइनिंग क्या, कि आप उस डाटा को पे से हिडन पैटर्न निकाल सकते हो, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले OLAP, ठीक है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। OLAP, ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेसिंग, ठीक है। OLAP क्या कहता है, OLAP कहता है कि फॉर्मुलेट द क्यूरीज, आपने क्यूरी लिखी, ठीक है, और उसके बाद आपने उस क्यूरी का आउटकम जो सा है वो फाइनलाइज किया और उसको प्रेजेंट किया, ठीक है। OLAP जो सा समराइज करता है बहुत सारे डाटा को और फिर फोरकास्ट करता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चेन स्टोर है, और चेन स्टोर के मल्टीपल लोकेशंस हैं इन द यूरोप, ठीक है, और उन तमाम की डेटाबेस लोकली कंट्री में पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि लीगल रेगुलेशन की वजह से मैं मूव नहीं कर सकता। वैसे यूरोपीय यूनियन में कर सकते हैं, मगर यूरोपीय यूनियन से बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब व्हाट आर द एवरेज सेल्स ऑफ कार्स बाय रीजन एंड बाय ईयर, ठीक है, तो बताते हैं कि भाई इतने रीजन ईयर के हिसाब से इतनी कार्स यहाँ पे सेल हो रही हैं, ठीक है। अब इसी तरह मेरा रिटेल स्टोर है, मैं कहता हूँ कि हम लोग कितनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को रिडंडेंट कर दें, क्योंकि हमारे कस्टमर जो से कहीं और चले जाते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेने के लिए, या हम उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अब ये जो चीज़ है ये OLAP है, ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेसिंग, कि आपने क्यूरी लिखी, कुछ किया, कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ की और आपके पास आउटपुट आ गई। दूसरा कॉन्सेप्ट इज़ अ माइनिंग, ठीक है। माइनिंग क्या करती है, मुझे हिडन पैटर्न बताती है कि इंस्टेड ऑफ अ समरी कि भाई इतनी कार्स बिकी, वो मुझे बताती है कि हिडन पैटर्न ये है, और इसके पीछे डाटा साइंटिस्ट वगैरह बैठे होते हैं जो नॉर्मली बिजनेस से रिलेटेड लड़के होते हैं जिन्होंने डाटा साइंस पे काम किया होता है, ठीक है। डाटा माइनिंग जो सी है मुझे हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि मैं एक बंदे के साथ बैठा हुआ था, वो टेरा डाटा के ऊपर काम करता था, और वो रिसेंटली ओरेकल पे मूव किए वो लोग। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम लोग गिव मी एग्जांपल, तो उसने कहा कि एग्जांपल मैं तुझे ये बता सकता हूँ कि रिटेल स्टोर ने ये वर्कआउट किया कि अगर जहाँ हमने पैम्पर्स रखे होते हैं, ठीक है, उसके साथ अगर हम से फॉर एग्जांपल कोई चिप्स के पैकेट रख दें, तो टेंडेंसी है कि यूज़र पैम्पर्स के साथ चिप्स के पैकेट उठाएगा। अब ये लॉजिक कहाँ से आई है, ये डाटा माइनिंग से आई है, कि उन्होंने डिस्कवर किए हिडन पैटर्न्स इन द डाटा एंड ऑपरेट एट द डिटेल लेवल, ठीक है। तो उन्होंने अपनी सेल इंक्रीज कर दी चिप्स की एज़ कम्पेयर टू कि भाई जितने लोग पैम्पर उठाते थे वो चिप्स भी खरीदते थे। आई डोंट नो, ये लॉजिक है, ठीक है, कि यू आस्क द क्वेश्चंस और कोई हिडन पैटर्न्स जो से आप लोग फाइंड आउट करें तो दैट वुड हेल्प यू आउट, ठीक है। हु इज लाइकली टू स्विच एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेक्स्ट 12 मंथ, कंपनी फ्यूचर लुकिंग परस्पेक्टिव होना चाहिए। अब कंपनी का परस्पेक्टिव होगा तो ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। कि आप 10 साल आगे की बात देखें, 15 साल आगे की बात देखें कि फ्यूचर लुकिंग कैसा होना चाहिए, हमने परस्पेक्टिव क्या है हमारा, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। माइनिंग इज़ नॉट अ चीपर थिंग। ये हमने मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, माइनिंग के बारे में आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट्स। अब अगर आपके पास डेटाबेस है, उसमें डाटा पड़ा हुआ है, तो वल्नरेबिलिटीज़ भी होंगी, थ्रेट्स भी होंगी। अब इसको तमाम थ्रेट्स को हल्का सा नज़र मारते हैं। एग्रीगेशन, ठीक है, कि एग्रीगेशन ये कि कंबाइनिंग नॉन सेंसिटिव डाटा फ्रॉम अ सेपरेट सोर्सेज टू क्रिएट अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, के 3-4 नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ली और उनको कंबाइन किए, ये एग्रीगेशन होगी, ठीक है। कि कंपनी की ओवरऑल सैलरीज कितनी है, ठीक है, IT डिपार्टमेंट की सैलरीज कितनी है, और उसके बाद कुछ और वेरिएबल इकट्ठा करके आपने अंदाज़ा लगा दिया कि ये लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, ये इस बंदे को कितनी सैलरी है। दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेशन, दैट्स अ वल्नरेबिलिटी, इज़ वेरी हार्ड टू प्रोटेक्ट। बाईपास अटैक, कि यूज़र जो है अथेंटिकेशन को बाईपास कर ले, ठीक है। कंपेरिजन कंप्रोमाइजिंग डेटाबेस व्यू यूज बाय द एक्सेस कंट्रोल, कि किसी का जो यूज़र का व्यू था रीड राइट का, आपने उसे कंप्रोमाइज़ कर लिया। कंकरेंसी, ठीक है, कि जब दो लोग एक ही रिकॉर्ड को चेंज करना चाहें तो डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उस चीज़ को वाइड कैसे करना, बहुत सारी डेटाबेसेस ये कर लेती है। डाटा कंटेनमेंट,
कि अगर कोई डाटा पड़ा हुआ उसके अंदर और डाटा इंटेग्रिटी चेंज होगी तो उस चीज़ को आपने कंटेन कैसे करना है, ठीक है, कि उसको बचाना कैसे, कंटेमिनेशन से बचाना कैसे, ठीक है, डाटा कंटेमिनेशन। जो एक सर्टिफिकेशन है सीज़ा, ठीक है, मोस्टली अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आ जाती है क्योंकि अकाउंट्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पार्ट हो गया तो लोग सीज़ा कर लेते हैं, मगर सीज़ा इज़ टिपिकल ऑफ अकाउंटेंसी टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन कि अकाउंटेंसी ऑडिट। अब मसला ये यहाँ पे क्या आया कि उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है सीज़ा के अंदर वो लोग फोकस कर रहे होते हैं वो इंटेग्रिटी ऑफ डाटा। यानी अगर आपने किसी डाटा की इंटेग्रिटी हो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज द की थिंग, क्योंकि इंटेग्रिटी पे उनका बिजनेस बेस करता है कि अगर इंटेग्रिटी ऑफ डाटा नहीं रही, मेरे अकाउंट में कल 10 रुपये थे आज 100 रुपये हो गया, ठीक है ना, ये जो सा की थिंग है, दैट्स इंटेग्रिटी ऑफ डाटा, ठीक है। उसके बाद डिनाइल ऑफ सर्विसेज आपको पता है, ठीक है, इम्प्रॉपर मॉडिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पड़ी हुई है मॉडिफाई हो जाए, सॉर्ट ऑफ इंटेग्रिटी है। इन्फेरेंस जो है एबिलिटी टू डिड्यूस इन्फर सेंसिटिव एंड रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑब्जर्विंग अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उससे आप कुछ डिड्यूस करें। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। एग्रीगेशन में 3-4 डिफरेंट सोर्सेज से आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और ड्राइव करते हैं इन्फॉर्मेशन। इधर इन्फर करना है आपने। इन्फर से मुराद से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप एक फार्मेसी में हैं और एक बंदा आता है, वो आपको अपनी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है, कि मुझे ये दवाइयाँ देनी है। आप वो दवाइयाँ देख के अंदाज़ा लगा देते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, दैट इज़ इन्फेरेंस। वेरी वेरी हार्ड टू रिस्ट्रिक्टेड। अब किसी बंदे ने अगर मेडिसिन देनी है तो उसने देखनी तो है। अब आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उस बंदे का नाम हटा दें, सारा कुछ हटा दें और फिर 4 उसे स्लिपें दें, आई डोंट नो, ठीक है। इंटरसेप्शन ऑफ डाटा, कि किसी ने डाटा इंटरसेप्ट कर लिया, वाइल्ड ट्रांजिट, ठीक है। क्यूरी अटैक, मेल फॉर्म क्यूरी दे दी यूनिकोड के अंदर और बाईपास हो गई, सिक्योरिटी कंट्रोल के फायरवॉल देख नहीं सकती, ठीक है। सर्वर एक्सेस, सर्वर पे एक्सेस होगी, उसको सर्वर एक्सेस होगी तो सारा कुछ हो गया, ठीक है। जिस तरह वेब सर्वर कंप्रोमाइज़ हो गया और उसने 1433 अब इनबाउंड कर सकता है और देर इज़ नो वे टू कंट्रोल इट, तो वो सर्वर पे कंप्रोमाइज़ करके वहाँ से एसक्यूएल की सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है, तमाम यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आपने वहाँ पे पासवर्ड रखे होंगे सारा कुछ उठ के आ जाएगा। अगर पासवर्ड MD5 में रखे होंगे तो हैश्ड वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर आपने सॉल्ट नहीं किए होंगे तो बिल्कुल ही काम ख़राब हो गया। आजकल तो बहुत सारे लोग सजेस्ट कर रहे हैं बी क्रिप्ट करना शुरू कर दें। टाइम ऑफ चेक ऑफ टाइम ऑफ यूज़, कि जब बंदा ने लॉगिन हुआ उसी टाइम यूज़ कर सके, लॉगिन ये ना हो कि 4 दिनों के बाद यूज़ कर सके, रीप्ले टाइप ऑफ अटैक्स, ठीक है। और वेब सिक्योरिटी एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि वेबसाइट से जो एक्सेस एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को मिलती है थ्रू द व्यूज़ या कोई क्रेडेंशियल्स या कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आपने मेक श्योर करना है कहीं पर आपने कीज़ ना रखी हो कोड के अंदर, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, उसके बाद लॉक कंट्रोल ये होते हैं कि हु इज़ एबल टू रीड एंड राइट थ्रू द यूज़ ऑफ लॉक्स, कि अगर मैं उस पर राइट करने लगूँ तो मैं उस पर लॉक लगा देता हूँ, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड मोस्टली चीज़ें यूज़ होती हैं डेड लॉक्स के कॉन्सेप्ट में, मगर इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने रोम के लिए टिकट लेना था, बच्चों के साथ हम लोग जा रहे थे, तो मैंने टिकटें बुक करने के बाद जिस तरह अप्लाई किया, मैंने वो क्रेडिट कार्ड मेरे पास गाड़ी में पड़ा हुआ था, मुझे नीचे जाना पड़ा क्रेडिट कार्ड लेके, जब तक मैंने एंटर किया उस टाइम तक टिकट की प्राइस जो सी है वो £100 बढ़ चुकी थी, ठीक है। सो दैट्स एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्योंकि सीट मैंने लॉक की हुई थी, उनके मैकेनिज्म के थ्रू 15 मिनट के अंदर सीट की प्राइस ₹100 ऊपर चलेगी, ठीक है। बट ये डेडलॉक की एग्जांपल नहीं, डेडलॉक की एग्जांपल ये है कि 2 बंदे इकट्ठे ये एक ही जैसी टिकट बुक कर लें, ठीक है। इसके लिए लॉक कंट्रोल के लिए एक टर्म यूज़ होती है एसिड टेस्ट, ठीक है, ऑटोमेसी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। आई वुड लेट यू रिसर्च ऑन इट, ठीक है। व्यू बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, जिस तरह के व्यूज़, जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि एक बंदे को रीड ओनली परमिशन है, राइट, तो व्यू बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होनी चाहिए। ग्रांट एंड रिवोक एक्सेस, कि ग्रांट क्या है कि काशिफ को ग्रांट किया हुआ है कि वो परमिशंस ग्रांट कर सके, रिवोक के भाई वो रिवोक कर सके। अगर किसी को ग्रांट परमिशन नहीं मगर वो रीड एंड राइट कर सकता, मगर वो किसी को शेयर नहीं कर सकता, किसी को परमिशन दे नहीं सकता। उसके बाद आ जाता है नॉलेज मैनेजमेंट। ये सॉर्ट ऑफ आपकी डाटा वेयर हाउसिंग या बिजनेस इंटेलिजेंस से लिंक्ड है कि नॉलेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व सेवरल एग्जिस्टिंग रिसर्च एरियाज, कि आपकी कंपनी का जो नॉलेज एरिया है कि आपने अपने डाटा को कैसे लेवरेज करना, आप उस डाटा को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। गूगल का नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। फेसबुक का नॉलेज मैनेजमेंट, कि फेसबुक आपको टारगेटेड ऐड देगा, गूगल आपको टारगेटेड ऐड देगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इज़ अ कॉर्पोरेट मेमोरी। ये जो कॉर्पोरेट की मेमोरी है, कॉर्पोरेट को पता है उसका डाटा क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या उस वैल्यू को यूज़ करके वो पैसे कैसे बनाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा पहले चले जाए तो फेसबुक पे एड्स नहीं थे, अब फेसबुक पे एड्स हैं, और फेसबुक के एड्स जो से फेसबुक कहती है कि भाई मैं आपके टारगेटेड ऑडियंस को दूंगी, मेल्स को दूंगी जो पाकिस्तान में हैं, मेल्स को दूंगी जो इंडिया में हैं,
जो आईटी इंडस्ट्री में है, जो नॉन आईटी इंडस्ट्री में है, इस लेवल तक वो आपको टारगेट कर सकती है। ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम फ्रीक्वेंटली मेक यूज ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। ठीक है, नॉलेज बेस सिस्टम KBS उसे कहते हैं। ठीक है, और नॉलेज डिस्कवरीज इन डेटाबेस KDD। ठीक है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन मेथड आइडेंटिफाइंग वैलिड यूजफुल पैटर्न इन द डाटा। ठीक है, ये सारा आपका नॉलेज है। वो जो पैम्पर्स के साथ चिप्स रखने की स्टोरी है, ये वो नॉलेज है कि उन्हें पता है कि पैम्पर्स के साथ चिप्स रखते हैं तो ये ह्यूमन बिहेवियर है कि वो उठाता है उस चीज़ को, क्योंकि वो तंग है बेचारा, उसका नए नए बच्चा पैदा हुआ है और वो जो सा बेबी सिटिंग कर रहा है और वो स्लीपलेस नाइट्स हैं उसकी और ब्ला ब्ला। अच्छा, अब नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ठीक है, प्रोटेक्टिंग नॉलेज बेस एज यू वुड एनी डेटाबेस। नॉलेज बेस को ऐसे ही प्रोटेक्ट करना है जैसे आप किसी डेटाबेस को करते हैं। अब नॉलेज बेस किस किस्म के फॉर्मेट में हो सकती है? बहुत सारे फॉर्मेट्स में हो सकती है। ठीक है, क्यूरी के फॉर्मेट में भी हो सकती है और किसी और कॉन्सेप्ट में भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी हो सकती है। रूटीनली वेरीफाइड डिसीजन बेस्ड ऑन वन आउटकम आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक इनपुट। आप उस नॉलेज बेस को कंपेयर भी कर सकते हैं। पता चले कल को कोई जाके उस नॉलेज बेस के अंदर पैरामीटर चेंज कर दें, पूरा बिजनेस इंपैक्ट नजर आएगा बहुत अरसे के बाद, जिससे आपको नुकसान होगा और उससे रिवर्सल शायद पॉसिबल ना हो। ठीक है, कारपोरेट एस्पियोनाज। ठीक है, यूजिंग अ रूल बेस्ड अप्रोच, चेंजेस टू द रूल मस्ट गो थ्रू द चेंज कंट्रोल प्रोसेस। वो जो रूल है नॉलेज बेस का, वो चेंज कंट्रोल प्रोसेस से गुजरना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कहते हो कि आप पैम्पर्स के साथ बजाय इसके कि आप वो रखें, आप जी रखना शुरू कर दे टॉय कार, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं और पैम्पर का साइज जो है वो 5 हो गया, इसके साथ टॉय कार रखना शुरू कर दें। अच्छा जी, अब ये चिप्स हटाने और टॉय कार रखनी है, तो ये चेंज कंट्रोल है। इफ़ अ डाटा आउटपुट सीम सस्पिशियस और आउट ऑफ एन ऑर्डिनरी, परफॉर्म एडिशनल डिफरेंट क्यूरीज टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन। ऑब्वियस बात है। ठीक है, मेकिंग रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन बिकॉज डिसीजन दैट आर बेस्ड ऑन द डाटा वेयर एनालिसिस टेक्निक में बी इनकरेक्ट। ठीक है, रिस्क बेस्ड डिसीजन भी करने हैं। कल को वो कहना शुरू कर दे कि जी पैम्पर्स के साथ जो सा है वो मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, बहरहाल उसके साथ रख दो जी गाड़ी के टायर, तो वो बिकेंगे नहीं, मगर वो कहेगा यार गाड़ी का टायर तो हम लोग सेल ही नहीं करते, ये रखने का तुक नहीं बनता। तो रिस्क बेस्ड डिसीजन भी करने हैं। ठीक है, डेवलप अ बेस लाइन फॉर एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनालिसिस टूल, और उस एनालिसिस टूल से फिर बेस लाइन भी एक्सपेक्ट करनी है कि अच्छा ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर हमने ये डिसीजन किया तो हमारी सेल 1% बढ़नी चाहिए, 2% बढ़नी चाहिए, या अगर हम क्रिसमस हॉलीडेज़ पे या ईद हॉलीडेज़ पे जो सा है, या जो भी डिफरेंट रिलीजन में फेस्टिवल हैं, जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया में तो दिवाली है, पाकिस्तान है तो ईद है, यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न क्रिश्चियन बेस्ड कंट्रीज़ के अंदर क्रिसमस है, तो ये तमाम फेस्टिवल्स पे अगर हम लोग टोकन्स लगाते हैं, सेल्स देते हैं, तो हमारी सेल जो सी है 30% इंक्रीज़ करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही, ये बेस लाइन है, 40% इंक्रीज़ कर जाए वेल एंड गुड, मगर 30% से कम हो तो इसका मतलब कोई मसला है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम से अगर हम ये इंफॉर्मेशन इन्फर कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, तो इट शुड बेटर बी डूइंग द बेटर रिजल्ट दैन द 30%। ठीक है, उसके बाद आगे हम वेब एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। वेब एप्लीकेशन इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, मगर अभी जो सा है अभी तक के लिए वेब एप्लीकेशन पे इतना ही इतफाक कर ले कि मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ एन एंटरप्राइज, क्योंकि एंटरप्राइज चाहती है कि लोग ये देखें। ठीक है, डॉस अटैक हो सकते हैं, डीडॉस भी लिखना चाहिए था, आपकी बुक ने लिखा नहीं। पोटेंशियल फ्रॉड और इवन आउटराइट थेफ्ट हो सकता है अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। वेबसाइट में ऑल्सो ऑफर अ वेक्टर ऑफ इंट्रूजन इनटू द प्राइवेट नेटवर्क देमसेल्फ, अगर आपने अपने DMZ के साथ कनेक्ट किया हुआ है, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कि गोल्डन वर्ड्स है, अब मैं इससे ज़्यादा गोल्डन कर नहीं सकता था। रिमेंबर दैट HTTP इज अ स्टेटलेस टेक्नोलॉजी। HTTP जो है वो स्टेटलेस टेक्नोलॉजी है, एंड देयरफॉर period of apparent attachment to the server are controlled by the technologies such as cookies or URL data, which must be both protected and validated। कि आपने अगर कोई यूज़र मेरे साथ कनेक्ट हुआ और कितनी देर तक कनेक्टेड रहा है, HTTP इस तरह के स्टैट नहीं रख सकती, तो आप कुकीज़ की बेस पे रिटर्निंग यूज़र्स को फाइंड आउट करते हो और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो, जिसको मेरे ख्याल में हम आगे पढ़ेंगे, OAuth वगैरह की चीज़ें, मगर ज़ाहिर 2 इंच डीप। ठीक है, इफ़ यूजिंग कुकीज़ ऑलवेज इनक्रिप्ट दैम, टाइम वैलिडेट दैम। ठीक है, डू नॉट यूज अ सिक्वेंशियल कैलकुलेटेड और प्रिडिक्टेबल कुकी सेशन नंबर और URL डाटा फॉर दोज पर्पज, यूज रैंडम एंड यूनिक इंडिकेटर। ये कुकी रीडर है। फेसबुक पे आपके पास कुकी ड्रॉप की हुई, गूगल ने, याहू ने, बहुत सारी कंपनीज आपके पास कुकीज ड्रॉप करती हैं। ठीक है, टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस, टू ट्रैक योर वर्किंग। वेब एप्लीकेशन एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, OWASP, ठीक है, ओपन वेब सिक्योरिटी एप्लीकेशन टूल, ठीक है, टूल नहीं, ठीक है, वेब सिक्योरिटी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ठीक है, OWASP, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है ये भी नज़र पड़ी है अच्छा, ये बहुत कॉमन है, यानी मुझे इस चीज़ को यूज़ करते हुए 4-5 साल हो गए। ठीक है, टॉप 10 मोस्ट क्रिटिकल वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क क्या हैं। ठीक है, ये 2017 है, अभी ये फाइनल नहीं हुई। ठीक है, इंजेक्शन,
ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन, डाटा एक्सपोजर। अगर आप ये चीज़ें जो सी हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अपने डेवलपर्स के तक पहुंचा दें तो दे वुड बी मेकिंग श्योर कि दे वुड बी राइटिंग न्यू स्टफ़। इसके अंदर जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है, APIs, ये नंबर 10 पे आ गई है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 2-3 सालों में ये थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हर बंदा अब APIs राइट कर रहा है, ठीक है। इनसफिशिएंट अटैक प्रोटेक्शन ये नई आई है, ठीक है, ये 2 न्यू चीज़ें आई हैं। आगे चलते हैं। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, आपको ये मैंने एक चेकलिस्ट दी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, डेटाबेस, डेटा वेयर हाउसिंग एनवायरनमेंट, डेटाबेस वल्नरेबिलिटी थ्रेट, DBMS कंट्रोल्स, नॉलेज मैनेजमेंट एंड वेब एप्लीकेशन एनवायरनमेंट ख़त्म कर लिया है, ठीक है। अब सिक्योरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट होगा, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।